हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे सब। आज मैं फिर आपके सामने हूँ, एस.एन. त्रिपाठी, पीजीटी मैथ्स। आज अब एक नया टॉपिक हम लेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे। जैसे रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए 12th का रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए 11th का रिलेशन फंक्शन पढ़ना जरूरी था, वैसे ही 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर 11th का कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th में काम आता है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं आपको सकता है कुछ लोगों ने रिलेशन फंक्शन उतने अच्छे से ना किया हो, अब कोई बात नहीं, फिर हम उसको देख लेंगे। लेकिन आज से आप मेरे साथ रहिएगा लगातार, और आई कैन अश्योर यू दैट अब आपको कोई और किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ध्यान से क्लासेज में यहाँ की क्लास को अच्छे से पढ़ लिया और पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आगे का ये जो भी टॉपिक्स हम लेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बस शर्त एक ही है, पूरा वीडियो देखिए, उस वीडियो में जो जो चीजें बताई जाए उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करिए। अगर कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, आधा पौन घंटे 1 घंटे अगर आपको वर्क करना है उतना पढ़ते हैं, बस इतना काम होगा। डेली रहिए, साथ में जुड़े रहिए, अगर ब्रेक आ जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो सब लोगों से ये मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसको मेरी बात को मानिएगा। हम अब शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पहले पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आता है। अगर हमारी कोशिश होगी अपना कोर्स करके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी हम इसमें ले लें। तो हम फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ेंगे पहले, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे। तो उसमें क्लास 11 में आपको याद है सबसे पहले क्या पढ़ते थे आपने पढ़ा था डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, और उनमें क्या रिलेशन है आपस में। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, 5 मिनट में जल्दी से समझिएगा। डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो डिग्री मेजर और रेडियन। डिग्री मेजर को आप जानते थे, क्लास 6 से आपने पढ़ा था 1 डिग्री कैसे कितना होता है, 80, 90 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल्स बनाना। रेडियन आपने क्लास 11 में पढ़ा था, मैं आपको फिर से याद दिला। याद है रेडियन क्या होता है? वन हाउ डू वी डिफाइन 1 रेडियन एंगल, और उसको पहले से एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं यहाँ ये लिख दे रहा हूं, अभी मैंने एंगल थीटा, ये एंगल है, एंगल थीटा इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। तो इन रेडियंस, इससे एंगल रेडियन में निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, मींस अगर अब आप इसी की डेफिनेशन से हम 1 रेडियन है तो एंगल की डेफिनेशन एंगल थीटा इज डिफाइंड एंगल थीटा सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो अगर यहां पे जैसे आर्क आपको एपी दिख रहा है और ये एंगल यहां थीटा है, तो ये एपी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा इट विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर L की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर L यहाँ पे इफ L इज R तो R अपॉन R 1 हो जाएगा। तो अगर हम L की वैल्यू L इक्वल्स टू R ले लें तो जो AP आर्क है हमारा, AP आर्क इक्वल्स टू L, तो L की वैल्यू यहाँ R के इक्वल है। तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? R अपॉन R 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन थी, याद आ गई होगी। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द आर्क। तो दिमाग में से रखें कि 1 रेडियन कितना होता है। अब आप देखिए इस सर्किल की जो
हाँ, फिर आपको मैंने बताया था 11th में, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन याद दिला दी। तो एक रिलेशन था कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने पहला लिखा था कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। 11th की बात है ये, और बहुत ही सिंपल है। यहां से यहां तक आर कितना है, पाई आर, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगी, ये पाई आर हो जाएगी। पाई आर अपॉन आर करेंगे तो पाई एंगल आ जाएगा, रेडियन में पाई रेडियन। तो सेमी सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, पाई रेडियन। लेकिन ये एंगल होता कितना है, डिग्री में आपको पता है स्ट्रेट एंगल है, तो ये पूरा एंगल डिग्री में 180 है। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। इंप्लाइज दैट, या इसी से एक फॉर्मूला बन गया, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई की वैल्यू हम 180 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 लगाएंगे तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू लगभग आ जाती है 57 डिग्री 57.27। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब मिनट्स में बदलेंगे तो 57 डिग्री 16। तो ये आपको याद आ गया, डिग्री में 1 पाई रेडियन था हमारा, हमें जनरली इसी से हमारा काम चल जाएगा। रेडियन हमें पाई के टर्म्स में एंगल दिए रहते हैं, तो पाई रेडियन के टर्म्स में एंगल दिए होंगे तो हम उसे डिग्री में बदल सकते हैं। अच्छा, अगर 1 डिग्री ले तो 180 से इधर डिवाइड कर देंगे, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। जैसे आपको 30 डिग्री में चेंज करना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 अपॉन 6 186 है, या पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये आप पहली चीज आपने आज देखी कि आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन समझ में आ गया, याद आ गया, जो आपने पढ़ा था। सेकेंड थिंग, और ये रेडियन क्या होता है ये भी याद आ गया, एंगल थीटा, ये डेफिनेशन तो मैं ठीक है। इसके बेस पे आपको कुछ बातें हमेशा याद रखनी है, बहुत छोटी सी हैं, लेकिन आप 30 डिग्री को जानते हैं, आपको 30 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी मालूम है। sin 30 आप बता सकते हैं 1 था, लेकिन जब वो रेडियन के टर्म्स में दिया होता है तो आपको नहीं आता है। तो पाई रेडियन, क्योंकि फिर से लिख रहा हूं, पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो याद, ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखें। पाई बाई 2 रेडियन एकदम आपको याद होना चाहिए। मैं उन बच्चों को, कुछ अच्छे बच्चों को सबको याद है, लेकिन किसी को अगर ये दिमाग में उन्होंने नहीं पढ़ा हो अच्छे से तो उनके लिए, क्योंकि बहुत यूजफुल है, अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो देर लगेगी। पाई बाई 2 रेडियन, ये बच्चे का पूरा पाई था, पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री। पाई बाई इसको हाफ कर लें तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन और 45 डिग्री। ये सब आपको हमेशा एकदम जल्दी से बताना है। पाई बाई 6, फिर पाई बाई 6 रेडियन अगर लिखना है तो आप फौरन जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे। पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन, ऐसे पाई बाई 3। तो इतनी प्रैक्टिस इसकी आपको रहेगी, एकदम बताएंगे आप। पाई बाई 360 डिग्री। अब अगर पाई है तो 3 पाई बाई 2 पाई 360 डिग्री हो जाएगा। हर बच्चे को ये याद रहना चाहिए, हर स्टूडेंट को। पाई यहाँ 90 दिया तो 3 पाई बाई 2 में रेडियन, ये अंडरस्टूड 2 पाई रेडियन है, आगे हम रियल नंबर है। 3 पाई बाई 2 रेडियन है, ये रेडियन इक्वल्स टू 270 डिग्री। 3 पाई बाई 4, इसका 3 से भी ज्यादा यूज होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पाई बाई 4 बहुत जल्दी से बताएंगे, 135 डिग्री। 3 पाई बाई 4 रेडियन इक्वल्स टू 135 डिग्री। 5 पाई बाई 6 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। 5 पाई बाई 6 रेडियन आपको एकदम बता देना है कितना होगा, आगे इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है ये। पाई बाई 3 रेडियन कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 60 है, तो 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 रेडियन इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो और भी इसी तरीके से आप थिंक कर सकते हैं कि 4 पाई कितना होगा, 6। तो ये अगर इतना याद रहेगा तो बाकी भी याद आती है, एकदम याद ध्यान रहना चाहिए। कैलकुलेशन करके आप निकाल लेंगे कि पाई को यहाँ 180 डिग्री लगाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन प्रैक्टिस इतनी हो कि आपको याद हो, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से भी आएगी, और जितना आप बार बार करेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे।
ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि डिग्री और रेडियन में आपने रिलेशन समझ लिया, और अगर एंगल्स रेडियन में दिए हैं तो उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली, और डिग्री में दिए हैं तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे। जो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आती है तो आपको याद होगा कि हम लोग, आपने क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो वहां आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते थे और राइट एंगल की हेल्प से बनाते थे। आज भी बच्चों को मैं जानता हूं कि 11th क्लास का फंक्शन कम अच्छे से ध्यान होगा, क्योंकि वो 10th में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आपको याद है। आपको sin 30, cos 90, sin 60 ये वैल्यूज भी याद है जो अभी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपने क्या पढ़ा था, ये मुझे जल्दी से याद है, 10th में आपने पढ़ा था, और आप कहते थे sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक राइट ट्रायंगल में ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ये इसकी, तो ये हो जाएगा थीटा, ये 10th की बात बता रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है, ठीक है। ये आपको ऐसे cos थीटा आपने पढ़ा था, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा आप पढ़ते थे, एक्चुअली टेंजेंट थीटा है, सब मालूम है आपको, कोसाइन थीटा, साइन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते थे, कोसेक, सेक और कॉट, जो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये आपने 10th में पढ़ा था। लेकिन अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आगे जब भी आप पढ़ेंगे, इस साल 12th में और 11th में आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जो मेन बात है वो उस पर अब हम आ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, मैं बस आपको जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, याद कर दिलाऊंगा कि ये जो चीज है आपने देखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने के लिए हम यहाँ इसको, ये यूनिट सर्किल है। टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक सर्किल हम क्या लेंगे, सबसे पहले यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल का मतलब होता है सर्किल विद रेडियस 1, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हम उसको जब यूनिट सर्किल कहेंगे तो उसको सेंटर को भी विद ओरिजिन कहेंगे। तो यूनिट सर्किल मींस अ सर्किल विद रेडियस 1, with radius 1 unit, is with radius 1 unit, and angle and center at the origin। ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि यूनिट सर्किल क्या होता है, जिससे आप, क्योंकि अब हमारी सारी बात इस यूनिट सर्किल से ही चलने वाली है वो पूरे देर तक। यूनिट सर्किल पे ही डिपेंड करेगा हम कितने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझें। तो दिस इज यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल यहाँ पे बना हुआ है। दिस यूनिट सर्किल कट्स x एक्सिस एट a in the positive side and here on the negative side at a dash, and y axis at b here, and below y axis, below x axis at b dash। तो ये यूनिट सर्किल। नाउ लेट अस, तो यूनिट सर्किल की बात समझ में आ गई, इसकी हेल्प से हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेट दिस आर्क AP be of length x। ये आर्क AP x लेंथ का है। P पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P be a, b। P के कोऑर्डिनेट्स a, b हैं, और आर्क लेंथ AP जो मैंने यहां से यहां तक कह लीजिए, a से p तक, इस डायरेक्शन में हम चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, AP आर्क लेंथ x है। तो जो रेडियस ये भी 1 है, तो angle subtended by this arc at the center will be this angle will be angle AOP will be L upon R, arc upon radius आपको मालूम है, और arc यहाँ कितना है, लेंथ कितनी है x, और रेडियस है 1। तो यूनिट सर्किल की खास बात है कि इसमें जितना आर्क लेंथ होगी सेंटर पर उतने ही रेडियन का एंगल बनेगा। तो ये एंगल x रेडियन हो गया, important। this is x रेडियन। तो x रेडियन का एंगल है, आर्क लेंथ AP। इतना क्लियर है कि यूनिट सर्किल में अगर a वो पॉइंट है जहां सर्किल x एक्सिस को कट करता है, एंड AP is arc length in the anti-clockwise direction we have taken, it is x, then angle subtended by this arc at the center will be x radian।
तो दोनों इंपॉर्टेंट, आर्क लेंथ भी x है और एंगल। अब फॉर दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ x आर, ये मैं थोड़ा सा यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा एक, तो इसको आप समझ लें, ये हो गया, ये x रेडियन, रेडियस 1 है पूरी, यहां से यहाँ दिस इज, अगर ये एक डिस्टेंस होगी और ये b, तो पता है अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a b हैं, मींस दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज, तो साइन ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं? cos ऑफ x रेडियन। वन मोर इंपॉर्टेंट बात, आप बार बार आपको ये आएगा कि x क्या है, यहाँ x रेडियन, डिग्री में नहीं है नंबर एक, x रेडियन में। कभी जब आप और आगे पढ़ेंगे, अभी तक आपको ज्यादातर ऐसे ही चीज आएंगे, या एंगल के लिए आपको cos फाइंड करना होगा, लेकिन ये किसी भी रियल नंबर के, जब आप वेव फिजिक्स में वेव फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं, x इज अ रियल नंबर, ये ज्यादा से आर्ग्यूमेंट, इसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, cos ऑफ x, तो x आर्ग्यूमेंट है। और मैं याद दिला दूं आपको, आप जैसे f ऑफ x लिखते थे फंक्शन, और इसीलिए से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x की f की जगह आपने साइन लिख दिया और x लिख दिया, तो f इसे fx पढ़ लेते, f ना हो क्या साइन से डिनोट कर दिया इस स्पेशल फंक्शन को। जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एक सिंबल था, मॉड फंक्शन के लिए एक सिंबल था, तो ये साइन फंक्शन के लिए हम एक सिंबल बना देते हैं, साइन फंक्शन के लिए और कोसाइन फंक्शन के लिए, कि cos x इज डिफाइंड एज, ध्यान दें, इज फॉर दिस एंगल x रेडियन, cos x इज डिफाइंड एज x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ab p पॉइंट है यहाँ, p का x कोऑर्डिनेट, cos x इज डिफाइंड एज x, ये डेफिनेशन है cos फंक्शन की, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ओके, एंड sin x इज डिफाइंड एज y कोऑर्डिनेट, दैट इज cos x यहाँ पे कितना हो जाएगा, a है x कोऑर्डिनेट, a हो जाएगा, एंड sin x इज डिफाइंड एज y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, b। तो आज के बाद आपको ध्यान हो गया कि sin x और cos x फाइंड करने के लिए हम यूनिट सर्किल की हेल्प लेते हैं। यूनिट सर्किल में दिस आर्क इज x, और ये सेंटर पे x रेडियन का एंगल बनाएगा, और इस x रेडियन एंगल के लिए या इस x रियल नंबर के लिए, आप ये भी कह सकते हैं cos ऑफ रियल नंबर x, ये भी सही, लेकिन ज्यादातर अभी आपके बुक में मिलेगा एंगल्स के बारे में, तो हम इसे x रेडियन कह रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसे रियल नंबर भी बताएंगे आपको, रियल नंबर्स के, क्योंकि फंक्शन है ये, जब आप रियल नंबर का फंक्शन है ये, तो x यहाँ रियल नंबर है, तो क्योंकि आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, तो कहेंगे डोमेन रियल नंबर्स का सेट है, तो उस समय हम यहाँ ऐसे नंबर समझते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ यही कहेंगे x इज एंगल इन रेडियन, तो cos x is given by x coordinate of p और a, sin x is given by y, और if arc length AP x, तो ये कुछ डिस्टेंस होगी, कोई रियल नंबर ही तो होगा a से लेके p तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x equals to b, y कोऑर्डिनेट, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कोसाइन। अब आप बाकी फंक्शंस डिफाइन करते हैं, tan x equals to sin x upon cos x, we define tan x equals to sin x upon cos x। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं, अच्छा पहले फिर इसको आते हैं, हम जरा कुछ खास पॉइंट्स के लिए साइन और कॉस देखते हैं। ये ए पॉइंट है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, यहां से स्टार्ट में याद है, अगर p पॉइंट ए पर आ जाएगा तो एंगल AOP 0 हो जाएगा। क्लास 10th में आपको थोड़ी दिक्कत होती है कि 0 डिग्री के लिए कैसे फाइंड करें, यहां बहुत आसान है, अगर p पॉइंट ए पे है तो AOP एंगल 0 हो जाएगा, और a के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, कितने a के कोऑर्डिनेट्स, ये 1 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0, और यहां पे फॉर दिस पॉइंट, फॉर एट पॉइंट a x is 0, if p is at a then angle AOP is 0, तो cos 0 डिग्री, सॉरी cos x where x is in radian, तो cos x की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू, cos 0 is 1, बहुत आसानी से आपने सबसे पहले हम यही देखेंगे cos 0 क्यों 1 होता है, एंड sin 0 is
साइन 0 इज 0। क्या है डेफिनेशन? एक्स कोऑर्डिनेट कॉस है और वाई कोऑर्डिनेट साइन है। अगर हम यहां से यहां घूम के यहां तक आ जाते हैं बी तक, तो आप जानते हैं ये पूरी, ये यहां से अब यूनिट सर्किल है, रेडियस 1 है, तो जो पूरी सर्किल होगी 2 पाई आर इसकी रेडियस सर्कमफ्रेंस होती है, तो कितना हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई आर। यहां से यहां तक सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर, आर 1 है, तो हाफ सर्किल की सर्कमफ्रेंस पाई रह जाएगी और उसका हाफ कर ले यहां तक पाई बाय 2, तो ये सर्कमफ्रेंस पाई बाय 2 रह गई। और जब आर्क लेंथ ए बी पाई बाय 2 हो गई और इससे निकालेंगे पाई बाय 2 अपॉन 1, तो पाई बाय 2 रेडियन आ गया। तो अगर एंगल यहां तक हम बात करें तो ये एंगल हमारा पाई बाय 2 रेडियन है। डिग्री में ये 90 डिग्री है, अगर इसे चेंज करेंगे 0 डिग्री को 0 रेडियन को 0 डिग्री में चेंज करेंगे 0 डिग्री आएगा, साइन 0, ठीक है। पाई बाय 2 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो वो 90 डिग्री होता है। डिग्री में हम इसे बाद में इक्वल वैल्यू इक्वल करके दिखाएंगे। अभी हम रेडियन में ही या रियल नंबर के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो cos पाई बाय 2 इक्वल्स टू, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है यहां बताइए? x कोऑर्डिनेट इसका 1 है और y x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक। तो इसके लिए डेफिनेशन से cos ऑफ पाई बाय 2, आर्क लेंथ यहां तक पाई बाय 2 हो गई और एंगल भी पाई बाय 2 है रेडियन में, तो आर्क इसे, ठीक है, cos पाई बाय 2 विल बी x कोऑर्डिनेट दैट इज 0 एंड sin पाई बाय 2 इज 1। तो बहुत से स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होता है कि बार बार रटते हैं, भूल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है कि क्यों होता है तो आपको फौरन याद है कि क्योंकि बी पॉइंट पे पाई बाय 2 एंगल बनता है रेडियंस में, या ए बी आर्क लेंथ पाई बाय 2 रियल नंबर के बराबर होती है इस समय ए बी आर्क लेंथ, तो ये cos पाई बाय 2 चाहे पाई बाय 2 रियल नंबर ले या पाई बाय 2 एंगल रेडियन में ले ले, दोनों ही केसेस में cos पाई बाय 2 x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा जो 0 है। अगर आप यहां पे आ जाए इस जगह पे घूम के तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। पाई जब होगा तो cos पाई की वैल्यू बताएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? -1, 0 ये पॉइंट है, तो cos पाई की वैल्यू x कोऑर्डिनेट -1, ठीक है। साइन बताइए पाई, यहां से यहां तक ये पाई हो गया, देखिए आर्क लेंथ भी पाई हो गई और एंगल भी पाई हो गया, तो cos पाई -1 एंड sin पाई इज 0, ओके। इसी तरीके से अगर आप कहें यहां पे आ जाइए तो पाई और पाई बाय 2 और हो गया, तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, तो cos 3 पाई बाय 2 आप देखते हैं, cos 3 पाई बाय 2 मींस cos 3 पाई बाय 2 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताइए? ये y एक्सिस पे है, बिलो x एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट -1, तो cos 3 पाई बाय 2 0 आ जाएगा, sin 3 पाई बाय 2 -1, ओके। sin 3 पाई बाय 2 इक्वल्स टू -1। तो ये चीजें आपको सारी यहां दिख रही हैं। अगर हम यहां से इसको और आगे ले जाएं 2 पाई पर, यहां तक आए 2 पाई पे आ जाएं तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां a पर हम, मींस जो 0 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वही 2 पाई के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होगी जो 0 के लिए, और डिग्री में आप कहते हैं 360, तो वही 360 की होगी, 2 पाई एंगल 360 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी हम रेडियन की बात करें तो cos 0 की जो वैल्यू होगी वही cos 2 पाई की होगी। तो cos 2 पाई जब हम कहते हैं रियल नंबर भी मान सकते हैं, रेडियन भी, दोनों चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो cos 2 पाई इज 1, वही जो 0 के लिए था, एंड sin 2 पाई इज 0। तो इस तरीके से आपके दिमाग में क्लियर बैठ जाना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी cos x माइनस, ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठनी चाहिए अच्छे से, कभी आपको इसे भूलना नहीं। ये एक चीज और, जब हम इधर को लेते हैं, ये ऊपर को चलेंगे, अब हम पहला एक फॉर्मूला जो आप देखते थे, जो वहां प्रूव करते थे, फर्स्ट आइडेंटिटी याद है आपको क्लास 10th की या क्लास 11th की? क्या थी? sin स्क्वायर्ड x प्लस cos स्क्वायर्ड x इक्वल्स टू
अच्छा हाँ, अब ये हम एक और उसको आते हैं, इससे पहले कहते हैं साइन और कॉस का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अगर हम आपसे ये पता चल गया आपको कि पाई बाय 2 के लिए कॉस 0 होता है, 3 पाई बाय 2 के लिए भी कॉस 0 होता है। तो अगर हम tan x को डिफाइन करें, tan x इक्वल्स टू tan फंक्शन इज डिफाइंड एज साइन फंक्शन अपॉन कॉस फंक्शन। बस एक कंडीशन है कि x शुड नॉट बी, अगर x पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2 है ना, मैंने बताया था इसे लिखा था 3 पाई बाय 2 है, और यहाँ पे पाई हो जाता है, यहाँ पे 0 था, 0 भी है और 2 पाई भी यहीं पे, तो ये 3 पाई बाय 2। साइन tan x को, लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अगर x cos 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसके इसलिए x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर n 0 होगा तो पाई बाय 2, n 1 होगा तो 3 पाई बाय 2, ऐसे ही माइनस में भी होगा, अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो tan x की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से आप cot x को डिफाइन कर सकते हैं, cot x हो जाएगा sin x अपॉन cos x। अब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली बात को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकालेंगे, वो आपने क्लास 10 से पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपको फंक्शन की, साइन कॉस फंक्शन की ये डेफिनेशन दिमाग में रखनी है, ये मानते हुए कि ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं। तब आप सोचते थे अच्छा खाली एक्यूट एंगल के लिए हमने पढ़ा है कुछ, फिर आप शायद फिजिक्स वगैरह में आपने सुना 120 डिग्री के लिए भी कुछ बताया गया हो 11th में, यानी हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 120 डिग्री के लिए भी मैथ्स में भी पढ़ा, तो फिजिक्स में भी यूज होता था। तो cot x की वैल्यू sin x है अपॉन cos x अपॉन sin x हो जाएगी ये, और cos x अपॉन sin x की वैल्यू यहाँ पे हमेशा कब डिफाइंड नहीं होगी, जब भी x 0 है, पाई है, तब ये x sin 0 की वैल्यू 0 आ रही थी, अभी आपने देखा था sin पाई भी 0, और जब ये 0 आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके डोमेन में या x की वो वैल्यूज हम नहीं ले सकते जिनके लिए sin x 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख दें x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि आपने देखा अगर n 0 लेंगे तो पाई आ जाएगा। यहाँ भी अगर मैं ना भी लिखूं तो अंडरस्टूड है n बिलोंग्स टू z। अब आप याद रखेंगे, हर बार मैं नहीं लिखूंगा कि n बिलोंग्स टू z। कोसेक x आपने पढ़ा था, वहां आपको कोई और बात नहीं, कंडीशन नहीं सोचते थे आप, ये चीज नहीं ध्यान देते थे, खाली अपना माना कोसेक x से sin x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sin x, इतना आपको याद था। लेकिन यहाँ आपको एक फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड नहीं है ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो sin x कहाँ डिफाइंड, वहां आप कहते थे खाली x, अगर कोसेक x है तो 1 अपॉन sin x होता है, और अगर x 0 है तो कोसेक अनडिफाइंड हो जाता है, इंफिनिटी। लेकिन यहाँ भी वही बात है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अगर x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू n पाई, और cot x हो गया sec x, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन चीजों का ध्यान रखना, इनसे डोमेन और रेंज बनेंगे, रेंज तो अभी मैं बताऊंगा आपको। sec x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन cos x, और आपको मालूम है cos कब 0 होता है, जब पाई बाय 2 पे 0 था, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय। अच्छा ये वैल्यू जब इसके ऊपर जाएगी ना, यहां तक 2 पाई है, सब पढ़ा है 11th में, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर पाई बाय, क्लियर हो रही बात। तो ऐसे ये ऐड होता जाएगा हर बार। तो यहाँ पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ये आप ऐड कर सकते हैं। 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कॉस हमेशा 0 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप भूले हुए हो कि ये अभी तक, इससे इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमें जिन वैल्यू पे साइन की वैल्यू 0 होगी वहां पे cot और कोसेक x डिफाइंड नहीं होंगे, जहां पर cos की वैल्यू 0 होगी वहां tan और sec डिफाइंड नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम इसके डोमेन की बात करेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कहाँ डिफाइंड नहीं, cos फंक्शन और sin फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे। ठीक, तो इसको अब मैं आता हूं। एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पे अगर आपने ऊपर को 1 लिया है यहाँ, हाँ मैं कह रहा था कि आपने जो पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब तो वो थी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 10th में आप उसको कुछ बच्चों को प्रूफ याद होगा, राइट ट्रायंगल बनाते थे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखते थे, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। ये बात फंक्शन के लिए ट्रू है। जब हम साइन को एक फंक्शन मान रहे हैं x का, ठीक है, x रियल नंबर x का फंक्शन, खाली उन्हीं कुछ वैल्यूज के राइट ट्रायंगल के लिए नहीं ले रहे, वहां फंक्शन दूसरे ढंग से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि ये a है और ये b है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारा रेडियस 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, पहला फॉर्मूला एक तरीके से प्रूव कर दे रहे हैं। तो a क्या है, cos x है, x कोऑर्डिनेट को cos बताया था अभी, x को इस एंगल इस रेडियन के एंगल के लिए x या x आर्क लेंथ के लिए, तो cos स्क्वायर्ड x प्लस sin स्क्वायर्ड x इक्वल्स टू 1, जो पहला फॉर्मूला है जिसे आप कहते हैं sin स्क्वायर्ड x प्लस cos स्क्वायर्ड x इक्वल्स टू 1। तो अब आप इसके साथ डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ cos स्क्वायर x से, तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 का नोट कर लीजिए, हमें इतना है, वो आप फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, इसी से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, नोट याद रखिएगा, कहीं भूलने नहीं इसे, sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x और sin स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, तो cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद है। इसका ये भी ध्यान रखिएगा कि sin स्क्वायर x बदल ले जाता है, तो cos, ये हमेशा याद होने चाहिए, आपको याद भी है, cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x, sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x 1। तो इस तरीके से वो 11th के फॉर्मूले में याद दिला रहा हूं आपको, रिकॉर्ड। तो ये पहला फॉर्मूला देखिए कितनी आसानी से यूनिट सर्किल के कॉन्सेप्ट से प्रूव हो जाता है, जो आपने 11th में भी समझा। ये उनके लिए भी जिन बच्चों ने किसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हो या कम पढ़ा, उस समय फंक्शन पे ध्यान ना दिया हो, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, मैंने 11th क्लास से शुरू किया है, क्योंकि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने 11th में उतनी पढ़ाई ना की हो और वो सोचते हैं 12th में खूब पढ़ाई करेंगे। तो उनके लिए भी है ये कि अगर 11th में आपने थोड़ा कम पढ़ा था, तो मैं बिल्कुल बेसिक चीज से शुरू किया मैंने कि कॉस फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन क्या होता है, और कैसे कैसे आप इसे फॉर्मूलों को आप इससे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आ गई। अब मैं ये कह रहा था, अगर आप एंटी क्लॉक, अच्छा, और ये आप देखिए कैसे एंगल बढ़ते चले जाते हैं, यहां से 2 पाई, अगर रियल नंबर की बात करें तो ये x, यहां पर ये रियल नंबर जब आएगी तो 2 पाई, फिर बढ़ते जाएगी। एक तरीके से जैसे नंबर लाइन नहीं चलती चली जाती थी, यहां से शुरू कर रहे हैं, वो आगे ना जाके 2 पाई पे, फिर 2 पाई पे घूम घूम के 2 पाई 4 पाई ऐसे बनाते रहते। इस पे हम कोई भी रियल नंबर इस डायरेक्शन में चलते चले जाए तो कोई भी रियल नंबर ले सकते, बड़े से बड़ा, और इसी तरह कोई भी एंगल ले सकते हैं हम रेडियन के टर्म्स में, बड़े से बड़ा। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं यहाँ उतनी ही डिस्टेंस, जितना ऊपर गया हूं उतनी ही डिस्टेंस यहाँ आ जाऊं इस साइड में, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये डिस्टेंस तो a रहेगी, क्योंकि ये आर्क और ये आर्क बराबर है, इसलिए जितनी डिस्टेंस ये होगी उतना ही b नीचे की तरफ होगा। तो दिस पॉइंट विल बी a माइनस b। अगर मैं इसे p डैश ले लूं, ये पॉइंट p डैश है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट तो a होगा, y कोऑर्डिनेट ऊपर b है, उतनी डिस्टेंस है, तो माइनस b होगा। तो और ये जो आर्क लेंथ है, इसे हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये माइनस रियल नंबर माइनस x है, इधर को लेते तो प्लस x रियल नंबर पे था p पॉइंट, यहाँ a से ले तक p डैश तक की डिस्टेंस अगर माइनस x है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट माइनस x रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इससे हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो वही जो पहले किया था, आर्क अपॉन रेडियस माइनस x अपॉन रेडियस 1 है, तो ये एंगल रेडियन में माइनस x रेडियन हो जाएगा। तो आर्क लेंथ अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ली, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, तो ये एंगल यहाँ पे p डैश माइनस x बनेगा। अब देखिए खास बात क्या है, cos ऑफ x माइनस, अब तो cos माइनस x, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो फंक्शन से क्या पढ़ा था आपने कि किसी पॉइंट के लिए, किसी एंगल के लिए या किसी रियल नंबर के लिए cos की जरूरत पड़े
तो उस पी डैश पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो cos ऑफ माइनस एक्स ए के इक्वल होगा, cos ऑफ माइनस cos माइनस एक्स। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आप अभी जो साइन स्क्वायर एक्स को उसमें एक और 3 फॉर्मूले थे, उनमें नया फॉर्मूला cos माइनस एक्स इक्वल्स टू ए आ रहा है, और ए तो किसकी वैल्यू थी, cos x की वैल्यू भी है जब ऊपर को गए थे, तो cos x और cos माइनस x की वैल्यू बराबर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के बहुत स्टूडेंट्स को एकदम याद नहीं आता है कभी कभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि cos माइनस x cos x रटना नहीं, रट के तो भूल जाएंगे, अगर दिमाग में रीजन रहेगा क्यों है ऐसा, कि ऊपर देखिए cos x a कॉमा भी था और cos माइनस या p डैश के पॉइंट में a माइनस भी है, तो x कोऑर्डिनेट दोनों में ही सेम है a, इसका y, लेकिन sin x इसलिए cos माइनस x और cos x दोनों a के बराबर है, जबकि sin में ऐसा नहीं है। sin माइनस x अगर आप देखेंगे, ठीक है, y कोऑर्डिनेट को sin कहते हैं, तो sin माइनस x माइनस b कहा जाएगा, इस पॉइंट इस रियल नंबर के इस एंगल के लिए sin माइनस x इज माइनस b, लेकिन sin x की वैल्यू प्लस b थी, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस sin x, क्लियर हो रहा है। तो sin माइनस x में जब cos माइनस x cos होता है, बच्चे भूल जाते हैं बार बार इसको, बहुत यूज होगा इंटीग्रेशन में और बहुत से यूनिट्स आएंगे जहां आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। sin माइनस x इज माइनस sin x एंड cos माइनस x इज, मन में दोहरा दीजिए समझते हुए कैसे हुआ, cos माइनस x इज cos x, sin माइनस x इज sin x, और जब डिवाइड करेंगे sin को cos से तो sin अपॉन cos 10 होता है, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस ही आएगा, इसलिए 10 माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10x, ओके, एंड 10 माइनस x इज माइनस 10x, cot माइनस x इज माइनस cot x, लेकिन sec माइनस x पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos sec माइनस x, sec माइनस x पॉजिटिव आएगा, sec x ये 1 अपॉन cos x के इक्वल होगा, और जो cos x पहले ये 1 अपॉन a हो जाएगा, पहले भी 1 अपॉन a था, तो sec x की वैल्यू 1 अपॉन a आ जाएगी, और sec माइनस x की वैल्यू भी 1 अपॉन a, तो ये आपको ध्यान रखने हैं सर, ओके, sin x cos x tan x सारी चीजें सब ये और ये ऐसे कोसेक रह गया, आप लिख लेंगे कोसेक माइनस x माइनस कोसेक x, तो ये रिजल्ट्स रटने नहीं है बच्चों, ध्यान से समझने हैं। कोसेक माइनस x इज माइनस कोसेक माइनस x इज माइनस कोसेक x। अच्छा, कोई ये ना सोच रहा हो कि ये यहाँ पे माइनस यहाँ भी हो सकता है, अगर x यहाँ आया है तो माइनस x यहाँ आएगा, तो बात वही होगी, ठीक है, इसलिए अगर कहीं भी जाएगा, अगर x ऊपर का है यहाँ आ जाएगा तो माइनस, बात वही आएगी कि उसका x कोऑर्डिनेट दोनों का जो x कोऑर्डिनेट सेम होगा और y कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, इसलिए cos माइनस x और cos x इक्वल होंगे। इस रिजल्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से आपको याद हो गया कि हमने क्या किया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर x किस क्वाड्रेंट में है तो वहां वैल्यू कितनी होगी, पहले इसको देखेंगे, अगर इतना आज हो गया, कुछ और मिलता है टाइम तो और करेंगे। इस बात ये बात आपको याद आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी बोर्ड पे लिखा गया है वो सब इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, अगर ये आपको क्लियर होगा तो आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्लियर, हाँ, एक चीज और हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, पहले हम ये देख लें कि इसके लिए, अच्छा चलो पहले डोमेन और डोमेन की बात और रेंज की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि सभी की साइन एक्स ये तो किधर भी जा सकता है, ठीक, और जो अब मैं लिखने जा रहा हूं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज of domains and ranges of trigonometric functions, trigonometric functions। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, हम 2 दिन बाद जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको सबको याद होनी चाहिए, जो आज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, और समझा के रटने की कोई जरूरत नहीं कहीं भी।
अगर समझते चलेंगे तो कोई रटने की बात नहीं। तो मैं जल्दी से आपको बताऊं डोमेन एंड रेंज क्या होता है। आपने ये देखा कि इधर को x चल बढ़ता चला जाता है, इंफिनिटी तक जा सकता है रियल नंबर, या एंगल भी इसी तरीके से रेडियन में, तो x की वैल्यू कहीं तक भी और माइनस में भी जा सकती है। मींस x कैन बी एनी रियल नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड साइन। तो साइन x, साइन फंक्शन का जो डोमेन है, साइन फंक्शन का यहां मैं अगर लिख दूं ऊपर फंक्शन और डोमेन और रेंज, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करता हूं साइन फंक्शन एरो लगाएंगे तो आप ये समझेंगे रेंज है, उन्होंने डोमेन टू को डोमेन लिखते हैं, इस तरह हम रेंज लिख रहे हैं। साइन का जो रियल नंबर, साइन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड इट्स रेंज इज, रेंज इंपॉर्टेंट है। रेंज क्या होती है? डोमेन तो सब रियल नंबर्स के लिए निकल रहा था साइन, रेंज देखिए साइन की वैल्यू यहां 0 थी इस 0 के लिए, और π/2 के लिए 1 हो गई, फिर कम हो गई 0 हो गई, फिर -1 हो गई, फिर 0 हो गई, यानी साइन की वैल्यू 1 से कभी ज्यादा नहीं होगी और -1 से कम नहीं होगी, क्योंकि ये P पॉइंट हमेशा सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। क्लियर? तो यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा जो y कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक बढ़ेगा, फिर 1 से 0 तक कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो हम कहेंगे -1 to 1 क्लोज इंटरवल इंक्लूडिंग -1 and 1। क्लियर है? क्लोज और ओपन आपको याद। कॉस सेम, कॉस भी सेम आ रहा है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये सेम -1 to 1। अब 10 का डोमेन जरा देखें, डोमेन ऑफ 10, ये डोमेन ऑफ 10 इज सॉरी वन थिंग मोर, 10 इज नॉट डिफाइंड फॉर, अभी मैंने आपको दिखाया 10 सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। जहां जहां x π/2 का मल्टीपल होता है, π/2 पे cos 0 होता है, π/2 लिखवाया मैंने कि π/2, 3π/2, 5π/2 इन सब के लिए cos 0 होता है। तो sin अपॉन cos करेंगे तो cos 10 उनके लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 10 के डोमेन में क्या नहीं आएंगे, π/2, 3π/2, 5π/2 और सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो इसको कैसे लिखे भाई? डोमेन इसका यहां लिख दें x such that x equals to 2n plus 1 π/2। π/2 क्यों लिखा है? क्योंकि 0 लेंगे तो 1π/2, 1 लेंगे तो 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, और माइनस में भी ले सकते हैं, तो उस तरीके से आपको समझेंगे। तो ये हो गया x n belongs to z, ये इसका डोमेन है। कितना? r माइनस दिस इज होल्ड, r में से ये सारी वैल्यू हटा देंगे तब डोमेन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेंज में क्या आएगा? रेंज सब आ रहे हैं, ठीक है। साइन जो रेंज है वो जब साइन अपॉन कॉस करेंगे आप, बोलिए साइन अपॉन कॉस, तो कॉस की वैल्यू आप जानते हैं इन सारे रियल नंबर्स आएंगे इसमें, आप कुछ भी लगा के देखेंगे साइन x और cos x की वैल्यू, बस ये वैल्यू नहीं लगा सकते, x की वैल्यू यहाँ पे 2n plus 1 और π/2 आएगी। तो इसका जो डोमेन है वो रेंज क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा, और कभी कभी हम -∞ to +∞ क्लोज इंटरवल में लिख देते हैं। देन 10 के साथ कॉट लिख लेते हैं, कॉट। अब कॉट फंक्शन कहां डिफाइन नहीं होगा, अभी मैंने समझाया। जहां जहां cos अपॉन साइन होता है, जहां जहां साइन 0 होगा वहां कॉट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और साइन कहां 0 है? 0 पे 0 है, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0 अभी लिखवाया था। जहां जहां n पाई आता है वहां साइन 0 हो जाता है, याद है आपको? नहीं तो मैं फिर लिख दे रहा हूं कि साइन n पाई इज 0, साइन n पाई इज 0, n बिलोंग्स टू z। और नोट कर लिए cos 2n plus 1 π/2 is equal to 0, n belongs to z। तो जहां साइन 0 होगा वहां कॉट होता है cos अपॉन साइन, अगर साइन 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x such that x equals to n pi, n belongs to z। और इसका जो डोमेन है ये भी रियल नंबर्स का सेट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद 10th में 11th में भी पढ़ा था, मैं तो आपको दोबारा से याद दिला रहा हूं। सबके 11th की बुक में आपको मिल जाएगा, 12th की बुक में भी अगर आप पहला पेज उठाएंगे तो उसमें यही बताया गया है कि हमने 11th में साइन और कॉस फंक्शन पढ़े थे, इनके डोमेन और रेंज ये होते हैं। ये फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है,
मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप अगर बुक में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात है, मैं आज आपको सेकंड चैप्टर, वैसे तो बुक आपके पास होगी नहीं, तो सेकंड चैप्टर में इसका शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कॉट की वैल्यू आ गई। देन कोसेक, कोसेक की वैल्यू देखिए, कोसेक भी वही होगा, जहां कोसेक होता है 1/sin, तो जहां जहां साइन 0 होगा वहां कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो r माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू। लेकिन कोसेक का जो है रेंज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या होगा। साइन के रेंज से कोसेक के रेंज को समझ सकते हैं, मैं ऐसे फिर ये बता दूंगा। कोसेक का रेंज जहां जहां साइन डिफाइंड है वहां कोसेक अनडिफाइंड हो, उन प्लेसेस पे साइन नहीं आएगा। और इसका जो अगर आपको ग्राफ भी बताया पिछले साल, तो इसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए था, मैं वैसे लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट उसमें मैं इसे डिस्कस कर दूंगा कि इसका जो डोमेन आएगा वो -∞ से -1 यूनियन, नीचे लिख देता हूं, ये तो हो गया, आपने नोट कर लिया, यूनियन ये सारी वैल्यू -1 और 1 के बीच की वैल्यू कोसेक के लिए नहीं आएगी, या तो -1 से छोटी होंगी और या +1 से बड़ी होंगी। और जबकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आती है, tan cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। ये वैल्यू हम इसे कल और डिस्कस करेंगे, आज पर टाइम कम हो रहा है अभी, और नेक्स्ट वीडियो में। और सेक ऐसे ही आ जाएगा, सेक बताएंगे जल्दी से, रटना नहीं है बिल्कुल। सेक 1/cos होता है जहां जहां cos अनडिफाइंड है, कहां पे 2n + 1 π/2 पे, तो x such that x equals to 2n + 1 π/2 n belongs to z। और इसके लिए भी ये साइन का रेंज, cos का रेंज -1 to 1 है, तो r में से इसे हटा, r में से ओपन इंटरवल हटाएंगे, ठीक है। दो तरह से इसे लिख सकते हैं, अभी मैं यही, दोनों सेम बात है। हाँ, ऐसे भी ये सेम है, तो इसको मैं आपके दूसरे ढंग से लिख दे रहा हूं, r -1, ओपन इंटरवल माइनस हटा दिया, तो ये लिखे, और दोनों एक है। हाँ, और करके मैंने इसके लिए भी दिस और दिस दोनों के लिए है सेम, दोनों के लिए यही रेंज आएगा कॉस और साइन। तो साइन कॉस बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है आज की चीज। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए साइन और कोसाइन फंक्शन क्या होंगे और उनका मीनिंग क्या है, कहां पे अनडिफाइंड है और इनकी वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज की जितना आपने फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद दिलाया, रेडियन, डिग्री, जो जो आपने बोर्ड पे देखेंगे वो सारी चीजें नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये सारी चीजें, जैसे आप सारे फॉर्मूले पिछले क्लास के लिखते हैं, ये अपनी अभी आपके पास फेयर नोटबुक नहीं होगी, नई नोटबुक जो भी बुक है आपकी, पेपर्स है, नोटबुक है, जो भी रफ या पिछले साल की बची, उसमें सारी चीजें नोट करिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही पार्ट है, बिना इसे पढ़ाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाया जा सकता। ओके, तो ये सब समझ लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे जब हम आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और आगे बढ़ाएंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको मुझे लगता है कम से कम 2 डेज हमें और चाहिए। अगर हम 35 मिनट्स का पीरियड ले रहे हैं तो 2 डेज हमें और चाहिए। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू, अपना ध्यान रखें और कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।